हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में यानी सोशल वर्क से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया हूं। D++B का बैच स्टार्ट हो चुका है। यूपी यूएमएस की भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। हालांकि इसका एग्ज़ाम 6 फरवरी 2024 को है। आज 30 जनवरी है। एमपीपीएससी सोशोलॉजी की क्लासेस मैं आप लोगों को दोपहर 1 PM पर प्रोवाइड कराता हूं। तो नया बैच अभी यूजीसी नेट का है और D++B की हालांकि 2 से ज़्यादा प्ले लिस्टर्स हैं। लगभग आप लोगों की यहाँ पे 60+ वीडियो मिल जाएंगे D++B की। लेकिन यूजीसी नेट में अभी आपकी यूनिट नंबर 10 से मैंने इस बार स्टार्ट किया हूँ। आज आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो बच्चों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रम से रिलेटेड होगा, यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत। ठीक है। तो अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप, ये नंबर है मेरा 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। आप सबको बता दूं कि यूजीसी नेट जून 2024 का जो नया बैच चलाया गया है सोशल वर्क का, इस क्लास का जो समय रखा गया है शाम को 7 बजे से ये क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है पर डे। वहीं D++B की और यूपी यूएमएस यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की जो क्लासेस हैं वो शाम को 8:30 बजे। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है 8:30 वाली। कारण ये है कि मेडिकल सोशल वर्क पर बेस्ड है, तथ्यों पर आधारित है ये क्लास टोटल। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यूपी यूएमएस के जो स्टूडेंट हैं, लास्ट के जो भी समय आप लोगों के पास इस समय 7 डेज या 8 डे बच रहे हैं, 7 to 8 डे आप लोग क्लासेस पर डे लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को 7 से 8 दिन में कवर करने वाला हूँ। पर डे आप जरूर इस क्लास को अटेंड किया करें। वहीं एमपीपीएससी सोशोलॉजी हालांकि अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क के रूप में रखा गया है। यहाँ पर यूनिट नंबर 6 आप लोगों को चलाया जा रहा है। हालांकि आज आप लोगों की यहाँ पर प्रैक्टिस है और ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशोलॉजी का है। तो D++B के लिए और यूजीसी नेट के लिए, यूपीएमएस के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पर बातचीत होगी और जो प्रश्नों पर बात होगी तो उसकी साथ साथ मैं आप लोगों को व्याख्या भी पर बातचीत करूँगा। आपको बता दूं कि यूजीसी ने जून 2024 के लिए मैं आप लोगों को जो है 4000 वन टाइम पेमेंट में 2500 रुपये आप करके 2 किस्तों में भी फीस जमा कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे एवरीडे लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज पीडीएफ और मॉक टेस्ट होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, पीवाईक्यू होगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी यहाँ पर, है ना। हालांकि अभी बीच में मैंने आप लोगों को 2-3 दिन की छुट्टी दे रखा है, मतलब कंटिन्यू छुट्टी नहीं है, एक प्रकार से अवकाश आप लोगों का बैक टू बैक अवकाश जा रहा है। जैसे एक दिन अवकाश जा रहा है तो दूसरे दिन मैं आप लोगों की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। कारण ये है कि व्यक्तिगत रीज़न की वजह से मैं आप लोगों को ऐसा कर रहा हूँ। बट कल जो है बुधवार है, कल यानी 31 तारीख है और कल लास्ट आप लोगों का है। हालांकि आफ्टरनून वाली कल क्लास ऑफ रहेगी बार जो है एमपीपीएससी की, लेकिन D++B की, यूपी यूएमएस की और यूजीसी नेट की क्लासेस अब ऑफ नहीं रहेगी, कभी भी ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को लगभग 2 क्लासेस ऑफ किया है, ठीक है। और वो मैं पूरा कवर करूंगा आप लोगों को संडे क्लासेस देके और जो छुट्टियां रहेंगी उसमें भी क्लासेस देकर, ठीक है। तो लास्ट की 2 क्लासेस, एक कल आप लोगों की ऑफ थी और एक दिन पहले मैंने आप लोगों को ऑफ करवाया था, ठीक है। तो वो मैं कवर कर लूँगा, आप निश्चिंत रहें। बट अब D++B की और यूजीसी नेट की क्लासेस जो शाम की होती हैं वो कभी ऑफ नहीं रहेगी। अगर बीच में कोई ऑफ बनता है तो मैं एमपीपीएससी वाली क्लासेस को कर सकता हूँ, और वो भी केवल 1 या 2 दिन होगा। आगामी 1 और 2 दिन में ही केवल अवकाश बनेगा, तो वो केवल एमपीपीएससी के लिए बनेगा, ठीक है। अब आप लोगों की पर डे क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर आप देखिए D++B की जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। यूपी यूएमएस मतलब उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की जो क्लास है, यहाँ पे मैं, अगर आप कोई बच्चा इस पर परचेज करना चाहता है तो इसकी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ और साथ ही साथ यहाँ पर सारे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। परंतु उसकी जो फीस रहेगी 1000 रहेगी, ठीक है। यूपी यूएमएस की जो फीस है और पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, क्लासेस भी मिलेंगी, 1000 में सारी चीज़ें दी जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। एमपीपीएससी सोशोलॉजी की जो फीस है वो 2500 रुपये है। आप सब जानते भी हैं, इसकी क्लासेस जो आफ्टरनून में चलती है।
और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता भी दिया है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सोशल वर्क। मैं आप लोगों से आज प्रश्न पत्रों पर बात करने वाला हूं। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आप लोगों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। प्रश्न है कि किसी इच्छा या इच्छा को अभिव्यक्त से रोकना कहलाता है क्या, यानी ब्लॉकिंग अ विश और डिजायर फ्रॉम एक्सप्रेस इज टर्म। किस चीज़ को आप रिलेट कराएंगे? डेनियल, रिप्रेसिंग, प्रोजेक्शन और रिग्रेशन, यानी इनकार, दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन। जहाँ इच्छा को या इच्छा की अभिव्यक्ति से रोकने की बात हो रही है तो वह एक प्रकार से दमन शब्द रिलेट होता है और दमन ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन। सोशल वर्क के ये प्रश्न है ना। आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों से ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें और मिल सकता है आप लोगों को शायद परीक्षा में ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पर जूम कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर बातचीत करना शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट केस वर्क संबंध का घटक नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप उस चीज़ को भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप। आपको बताना है कि वो कौन सा संबंध है जो कंपोनेंट के रूप में नहीं आता है वो वैयक्तिक सेवा कार्य के दौरान में। तो सवाल तो सिंपल है कि क्लाइंट केस वर्कर का जो संबंध है, केस वर्कर का जो संबंध है वो घटक में नहीं आता है। तो देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि सिंपैथी, जैसे यहाँ पे जो शब्द रिलेट कराया गया है ऑप्शन नंबर डी में, सहानुभूति। ये देखिए एक प्रकार से इम्पैथी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैथी बोलते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। गोपनीयता तो आप सबको पता ही है, कॉन्फिडेंटली बोला जाता है, और एटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता एक प्रकार का, है ना। तो ये सारे संबंध होते हैं परंतु सहानुभूति नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट केस वर्कर का संबंध के अंतर्गत ये कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि डैश ब्रिटेन में पहली बस्ती है जो समूह कार्य से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा ज़्यादा ये बेसिकली जूम हो गया है इसलिए शब्द जो है यहाँ पे फट रहे हैं। अब देखिए आप आसानी से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ब्रिटेन में पहली बस्ती है जो समूह कार्य से जुड़ी हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो टॉइनबी हॉल का नाम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाता है कि टॉइनबी हॉल इज द फर्स्ट सेटलमेंट इन यूके विच इन एसोसिएटेड विथ ग्रुप वर्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ब्रिटेन में पहली बस्ती का नाम टॉइनबी हॉल का लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, सामाजिक शिक्षण संस्थान से संबंधित। सोशल लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, बात करते हैं तल्बर्ट बेंडूरा एंड जूलियट रोटर और वाल्टर मिसेल्स या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए यहाँ सत्य जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला सवाल हमारे सामने है, जो है अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? आप सबको पता होगा ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार से ये जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का लक्षण नहीं है? 6 आपको बताता है तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो व्यावसायिक कार्य है, ये बेसिकली सिजोफ्रेनिया का लक्षण नहीं है। बाकी श्रवणमति भ्रमण हो गया, अव्यवस्थित सोच हो गया, व्यामोह हो गया, ये सब रिलेट कराते हैं सिजोफ्रेनिया को। माध्य अंतर भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो मीन डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है भिन्नता। यहाँ पर अगर हम बात करें माध्य अंतर भी कहा जाता है तो भिन्नता को कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर नहीं हो सकता है, ना ही को जो है कोसेफिएंट हो सकता है और ना ही कोरिलेशन हो सकता है।
ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वेरिएंस, क्योंकि यही मेन डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड है, यानी माध्यांतर भी कह सकते हो आप भिन्नता को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असामाजिक तत्व है ना। तो ये देखिए एंटी सोशल एलिमेंट है। तो जैसे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सोशल एलिमेंट, तो करेक्ट जवाब जो होगा वो गैंग होगा, क्योंकि असामाजिक तत्व गैंग है, गिरोह है। बाकी गुट, भीड़ और संगठित समूह को हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आगामी परीक्षा जो यूपी यूएमएस का है और DSSB का है, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। बाकी इसकी जब PDF मैं दूंगा तो आपके ग्रुप में इसी तरीके से टिक लगा होगा और आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्नावली की समीक्षा है। ठीक है, कोडिंग है, संपादक है, रिकॉर्डिंग है और डी कोडिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब अगर हम बात करते हैं, एक्यूरेंसी की बात किया है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो एडिटिंग होगा, संपादन होगा। सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्नावली की समीक्षा होती है, संपादन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है टू स्ट्रीट्स ऑन शीर्षक वाली पुस्तक सिविल गवर्नमेंट द्वारा है। अच्छा, सवाल बड़ा ही आसान सा है कि द बुक एक प्रकार से द बुक एंटियड का रिलेट करा रहा है, और टू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी द्वारा बुक ये मेंशन की गई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक का। द सेकेंड ट्रीट्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट किताब थी जॉन लॉक की, सन 1689 में ये किताब मेंशन की गई थी। ठीक है, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट राजनैतिक दर्शन का एक कार्य से संबंधित ये किताब है 1689 में। किसके द्वारा, तो जॉन लॉक के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ें जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट किताब थी ये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट 11, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 ये बेसिकली था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, और इससे संबंधित कौन सा ये अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1952 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक विधि के रूप में सामाजिक समूह कार्य मदद नहीं करता है। एक सोशल ग्रुप वर्क एज अ मेथड डज नॉट हेल्प, है ना, इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ों को नहीं करता है। देखिए, व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण समूह अनुभव के साथ, अनुभव आपको मैंने बताया है माध्यम से सामाजिक कार्य प्रणाली को बढ़ावा देता है, ये कार्य होता है। और समुदाय एक समुदाय के समूहों में समस्याओं को हल करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा देखिए, कम्युनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप इन कम्युनिटीज, नॉट करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसने एक विधि के रूप में कहा कि सामाजिक समूह कार्य की मदद नहीं करता है, तो समुदाय एक समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने के लिए इस पर कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक संदर्भ प्रदान करे और व्यक्ति एक दूसरे से मदद करते हैं, ये बात करेक्ट है। सामाजिक स्थितियों में प्रभावित करने और बदलने के लिए व्यक्ति और समूह को भी रिलेट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने प्रतिपादित किया कि सामाजिक क्रिया प्रचार और सामाजिक कानून के माध्यम से व्यापक सुधार है, जो ग्राहक के सामाजिक वातावरण में बदलाव लाने की एक विधि है ना। अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम आपने सुना होगा। मैंने सब सोशल एक्शन आप लोगों को भी हाल ही में DSSB के बच्चों को पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने समाज क्रिया में प्रचार और सामाजिक विधान शब्द रिलेट करवाया था, और वही परिभाषा यहाँ पे पूछ लिया गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा और लोगों के कमजोर वर्गों को आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने का सुझाव देता है। तो सही जवाब 46 है। मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में, अभी हाल ही में इस बातें हुई हैं हम लोगों की। व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण शामिल किया गया है ना, बड़ा ही अच्छा सवाल। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे, देखिए मिनिसोटा है ना, मिनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी जो है इन्वेंट्री शब्द रिलेट होता है, एक MPI के नाम से जाना जाता है, और ये आपका एक टेस्ट है। हरमन रोशा इम्पोर्ट इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, ये भी शामिल है। और थियोमेटिक, जिसे हम थियोमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जिसको
TAT के नाम से जाना जाता है, ये भी टेस्ट आता है और उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को यहाँ पे लगा दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा व्यावसायिक सामाजिक कार्य का संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना, द लार्जेस्ट प्रोफेशनल सोशल वर्क एसोसिएशन इन द यूनाइटेड स्टेट इज, ऑप्शन नंबर अगर आप बी के देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, ये आपका सबसे लार्जेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की योजना क्या है ना। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी उज्ज्वला स्कीम है जो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ना, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी उसको एक प्रकार से रोकने का कार्य इससे संबंध में किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आया था 2007 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, विकेंद्रीकरण मॉडल संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पाउलो फ्रेरे बेसिकली यहाँ पे रिलेट कराते हैं। शुद्धिमतीकरण इसको कहा जाता है, शुद्धिमतीकरण भी कहा जाता है, इसको ही चैतन्यकरण भी बोला जाता है, सोशल एक्शन का ये मॉडल है, ठीक है। ये पार्ट है विट्रो का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जुन पुरस्कार। बात करते हैं, परिवर्तन को संभालने में लचीलेपन को कहा जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग चेंज इज टर्म्स एज, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं अनुकूलन, अडॉप्ट यानी एक प्रकार से एडॉप्टेबिलिटी जो होती है वो अनुकूलनशीलता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कहलाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य रूप हैं, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के है ना, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस होता है ये। तो टू मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस आर कास्ट एंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जाति और वर्ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोशल डायग्नोसिस पुस्तक किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये बहुत ही आसान सा सवाल, द बुक सोशल डायग्नोसिस वाज रिटन बाय मैरी रिचमंड 1917 में, 1917 में, ठीक है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन 23, स्कैटर ब्लॉट के बिंदु चतुर्भुजों के बीच में अगर हम बात करते हैं बेहतर तीज ढंग से, कहने का तात्पर्य यही है कि एक प्रकार से बड़ी ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना या उसको वितरित प्रस्तुत होने जब चर के बीच थोड़ा डैश मौजूद होगा, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है, अगर जब स्कैटर ब्लॉट या प्लांट, स्केलर प्लांट, ठीक है, तो ये सीन बेसिकली रैंडम एक प्रकार को रिसर्च में रैंडम किसी चीज़ों को बताने की बात कर रहा होता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द क्वाड्रेंट का एक तात्पर्य होता है चतुर्भुज, जहाँ पे अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है ना। ये मैं क्वेश्चन आपको जो है टॉपिक में बताऊंगा, बट यहाँ पे समझे रहिए कि स्कैटर प्लांट के जो बिंदु हैं वो चतुर्भुजों के बीच में जो है बेतरतीज ढंग से वितरित प्रतीत होने पर, तो वहाँ पे वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध मौजूद होगा, तो वो आप लोग सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी कोरिलेशन को रिलेट करेगा। किसी विषय का विशिष्ट विशेषता जो एक से अधिक या भिन्न भिन्न मान ग्रहण करती है क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी परिवर्तनशील, जिसको वेरिएबल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर वॉज, ऑप्शन नंबर सी 1975। दैनिक मांगों के प्रति बिगड़ा अनुकूलन के साथ जन्म से मौजूद पुरानी स्थिति क्या हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 26 है, द क्रोनिक कंडीशन है ये, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ विथ इम्पेयर्ड का मतलब ये जन्म के साथ वो चीज़ें क्या होती हैं, इम्पेयर्ड हो गया है, ठीक है, दिव्यांग या एक प्रकार से क्षति। तो एडोप्टेशंस टूवर्ड्स डेली डिमांड्स
तो ऑप्शन नंबर बी मेंटल रिटार्डेशंस, जब भी कभी ये दैनिक मांगों के प्रति जब भी कोई बच्चा क्रियाकलापों को सही तरीके से नहीं कर पाता है तो वो बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दमन के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। रिप्रेशन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर डी धमकी भरे आवेग का निषेध इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इनहिबिशन के साथ साथ इस चीज़ों को रिलेट कराता है और इसे हम कह सकते हैं धमी भरे आवेश की निषेध। ठीक है, दमन के नाम से। भारत में आयु पिरामिड का आधार व्यापक होने का रीज़न क्या हो सकता है? द बेसिस या द बेस ऑफ एज अगर हम बात करें पिरामिड इन इंडिया इज बोर्ड ड्यू टू, ऑप्शन नंबर सी हाई बर्थ रेट यानी उच्च जन्म दर आप कह सकते हो। नींद आने में कठिनाई को क्या कहते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। आपके सामने सवाल है कि डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इसको हम बोलते हैं अनिद्रा, अनिद्रा को बोला जाता है इंसोमेनिया भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक अवधारणा के रूप में जनहित याचिका की उत्पत्ति डैश में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशंस एज अ कॉन्सेप्ट और जो है ओरिजिनेटेड इन यूएसए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जनहित याचिका की उत्पत्ति यूएसए से हुई थी। सोशल वर्क फिलोसफी की पुस्तक ये मैंने पढ़ा चुका है। द बुक सोशल वर्क फिलोसफी इज रिटन बाय हर्बर्ट बिश्नो, इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, उस पर मैंने आप लोगों से बातचीत किया भी हूँ। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आपके सामने कि एक प्रणाली के रूप में समूहों की हमारी समझ में निम्नलिखित में से कौन सी अग्रणी योगदान करता है? और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी टॉलकाट पार्सन्स है, ये मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधारात्मक कार्यक्रम यानी सेवा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 सी वाले देखिए, समुदाय आधारित युवा क्लब, ये नहीं है, बाकी सारे कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 34 मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रचार किया था किसने? क्वेश्चन नंबर 34 आसान सा सवाल है, हैमिल्टन इज द राइट आंसर। सवाल है साइको सोशल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, यानी आप कह सकते हो एक प्रकार से प्रोपोगंडा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर रिलेट करा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो गार्टन हैमिल्टन का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 डैश चर और कारण अनुमानों का जो है पुनः वर्गीकरण में मदद करता है। 35 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी डेटा एनालिसिस भी आप इसको बोल सकते हो। एक चर का दूसरे पर प्रभाव की विश्लेषण इसका उपयोग करके किया जा सकता है। एक चर का दूसरे पर प्रभाव का जो विश्लेषण आता है उसका उपयोग करके ही हम उसे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिगमन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य प्रतिचयन के अंतर्गत नहीं आता है? ये सवाल है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ऑप्शन नंबर सी पर्पसिव सैंपलिंग की बात करते हैं, उद्देश्यपूर्ण वाला नमूनाकरण का पार्ट में, तो ये चीज़ें रिलेट नहीं करती है। ठीक है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्ति कार्य की तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखिए सार्वभौमिकीकरण और उत्साहवर्धक, यानी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परिवीक्षा का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 में सिंपल सवाल है कि आपसे सवाल कहा गया कि प्रोबेशनल्स मीन्स क्या होता है? तो ये कंडीशनल सस्पेंशंस ऑफ पनिशमेंट होता है, सजा का सशर्त जो है निलंबन बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी समूह नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब हो जाएगा वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह पर जोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्त अधिगम किसका उदाहरण हो सकता है? 41 लेटेंट लर्निंग इज अ एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक शिक्षा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन है हमारे सामने वोल्फगैंग कोहलर की एक किताब थी द मेंटालिटी ऑफ
जो है एप्स नामक पुस्तक किस बारे में थी? और इस किताब में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसाइड लर्निंग था, अंतर्दृष्टि सीखना। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनजातीय जनसंख्या की डूबी हुई मानवता के रूप में वर्णित किया है? क्वेश्चन नंबर 43 मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है आप लोगों से MPPSC क्लास में, ये मिली है कॉन्सेप्ट। तो डी डॉज एंड अदर का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सहसंबंध एक सांख्यिकीय उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला ही दे सकते हैं, रिश्ते की खोज करना और मापना और इसे एक संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। विवाह को इस प्रकार से परिभाषित करें, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, पहले प्रयुक्त सभी है। अब यहाँ पे देखो, परिवार स्थापित करने के लिए एक अनुमोदित सामाजिक पैटर्न, बिल्कुल सही है। पुरुष और महिला सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन, बच्चों और उत्पादन के रखरखाव के लिए भी अनुबंधन, करेक्ट है ये। विवाह के इस प्रकार में परिभाषित हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, मन का वह भाग जो वास्तविकता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईगो, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य नहीं है? 47, तो आप देख सकते हैं विभागों के लिए निश्चित कौशल सेटअप की उसी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगर करना है ना, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 48 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद 41 में क्या बातें कही गई हैं? 41 में भारतीय संविधान के आर्टिकल्स दिया गया है। 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी देखिए, राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, शिक्षा का कार्य और काम और अधिकार। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? इवान पैट्रिक पावलोव। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1904 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट सवाल, 50वां नंबर का सवाल है, गोल्डन ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? इस ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो हीरोइन का उत्पादन करने वाले 3 देशों के समूह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश कौन कौन से आएंगे ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं अपने यूट्यूब पर UGC नेट जून 2024 के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी नया बैच है। DSSB के साथ साथ UP UMS की भी क्लासेस चल रही है, तो ये क्लासेस आपके पर डे चल रही है, तो प्लीज़ इस क्लासेस को आप स्किप मत करिए। अगर आप 8 दिन क्लासेस अच्छे से कर लेते हैं सोशल वर्क के बारे में तो बहुत सारे नंबर आप गेन करेंगे, ये तो तय है, ठीक है। मेरा टोटल जो मेरे चैनल है टोटली सोशल वर्क पर बेस्ड है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर दे रखा है आपको, और DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसके लिए भी MPPSC के लिए किसी भी क्लासेस के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोपहर की क्लास आपकी 1 बजे है, फिर उसके बाद 7 बजे है, फिर उसके बाद 8:30 बजे क्लास है आप सबकी।